नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद अब विपक्षी एकता के खिलाफ लोग भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं। उनका रुख बदल गया है, चाहे एनसीपी की बात हो या टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि वे 2024 में अकेले ही जाने वाली हैं और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब ममता का कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां उसे समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही ममता ने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी को ही दूसरे दलों की स्थिति को समझना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम समर्थन करते रहें फिर हमारे ही खिलाफ मुकाबला किया जाए। कुछ न कुछ बलिदान तो देना ही होता है। ममता ने फॉर्मूला दिया है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसे ही बीजेपी से मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप, बिहार में नीतीश और दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उसे ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। बस सभी पार्टियों को एक दूसरे का समर्थन देना होगा। कर्नाटक के सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच डीके शिवकुमार ने दिल्ली की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। उन्होंने इसके लिए खराब स्वास्थ्य का कारण बताया है। यह घटनाक्रम तब चला है जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान फैसला लेने वाला है। इसके लिए दो दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार हैं। इसी को लेकर दोनों को दिल्ली में बुलाया गया है। सिद्धारमैया पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि डीके शिवकुमार को देर शाम तक पहुंचना तय था। माना जाता है कि विधायकों ने पार्टी आलाकमान पर सीएम का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया है। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा कि अधिकांश विधायक राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी सहयोगी डीके शिवकुमार से उनके व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छे हैं। सिद्धारमैया ने कहा, ये राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं सभी गैर भाजपा दलों से एक साथ आने और हाथ मिलाने का आग्रह करता हूं। हम अपनी सभी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने विधायक दल की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया था कि वह 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जबकि डीके शिवकुमार बाकी 3 साल के लिए सरकार चला सकते हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि चूंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ठीक से चलती रहे और कम से कम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक चले। हालांकि माना जाता है कि डीके शिवकुमार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामलों का हवाला दिया। अशोक गहलोत से सनातनी के बीच अब सचिन पायलट ने उनको अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक तो उन्होंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया, जनसंघर्ष की यात्रा की, लेकिन महीने के आखिर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। उन्होंने युवाओं के हित और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी 3 मांगे रखी हैं। वो भ्रष्टाचार को लेकर वसुंधरा राजे पर कार्रवाई करने की मांग करते रहे हैं। सचिन पायलट जब ये बातें कह रहे थे तो काफ़ी आक्रामक मुद्रा में नजर आए। आमतौर पर पायलट काफ़ी शांत और कूल दिखते हैं। जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। पायलट ने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। पायलट ने कहा कि आखिरी सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती है, जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो पेपर लीक पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिले, आरपीएस को भंग किया जाए, नए सिरे से चयन प्रक्रिया तय हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बजरंग दल और प्रतिबंधित पीएफआई में तुलना करने का कथित आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदूवादी संगठन ने 100 करोड़ की मानहानि का केस किया है। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने खड़गे को तलब किया है। संगरूर जिला कोर्ट में बजरंग दल हिंदुस्तान नामक संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने इस संबंध में केस दायर किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना सिमी और अलकायदा जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों से की थी। हालांकि बताते चलें कि कांग्रेस ने ऐसी कोई तुलना अपने घोषणा पत्र में नहीं की थी, बल्कि उसने कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई करने की बात कही थी।
दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल के कमर्शियल हेड अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इंडिया अहेड न्यूज चैनल के कमर्शियल हेड और प्रोडक्शन कंट्रोलर को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर में बताया गया है कि अरविंद कुमार सिंह को हवाला के जरिए एक कंपनी को कथित तौर पर 18 करोड़ रुपए भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये कंपनी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान संभाल रही थी। अधिकारियों ने बताया है कि जांच के दौरान सीबीआई को व्हाट्सएप चैट्स और हवाला ऑपरेटर्स के रिकॉर्ड से ये जानकारी मिली। इसमें आरोप लगाया गया है कि सिंह ने जून 2021 से जनवरी 2020 के बीच हवाला के जरिए चैरियट मीडिया को कथित तौर पर 70 करोड़ रुपए भेजे थे। बता दें, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सीबीआई की कस्टडी में हैं। एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह का आज लास्ट वर्किंग डे है। वो इसके बाद रिटायर हो गए हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस शाह के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक औपचारिक पीठ का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक सिटिंग जज के रूप में अपना अंतिम भाषण देते हुए जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि वो जल्द ही अपनी नई पारी शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नई पारी शुरू करूँगा। अपने संबोधन का समापन करते हुए जस्टिस शाह की आंखों में आंसू आ गए और वो राज कपूर के एक गीत को कोट करते हुए कहते हैं, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने मोदी लहर को लेकर कहा है कि देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है, अब हमारी बारी है। बता दें, महाविकास अघाड़ी की बैठक में और आदित्य ठाकरे ने भी कर्नाटक जैसी जीत महाराष्ट्र में दोहराने की बात कही है। संजय राउत ने 2 दिन पहले कहा था कि ये सरकार अवैध है, उनके आदेशों का पालन ना करें। इसलिए संजय राउत के खिलाफ नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद संजय राउत ने अपने खिलाफ केस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आज ट्वीट कर शिंदे फडणवीस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित हुई है और कहा कि इस तरह की निरंकुशता का मुकाबला करना होगा। संजय राउत ने कहा कि मेरा अपराध क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के गठन को अवैध घोषित कर दिया गया है। विप से लेकर समूह के नेता के रूप में शिंदे के चुनाव तक सब कुछ संविधान के खिलाफ तय किया गया है। 16 विधायकों के किसी भी समय अयोग्य घोषित होने की संभावना है। प्रशासन को अवैध सरकार के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। मैंने राय व्यक्त की कि भविष्य में मामले दर्ज किए जाएंगे। क्या ये अपराध है? सरकार ने सीधे मामला दर्ज किया, मैं कार्रवाई से नहीं डरता हूँ। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों के वोट देने का तरीका बदल गया है। वो किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने कई जगह सपा बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को नज़रअंदाज करके दूसरी पार्टियों को वोट दिया है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। कई सीटों पर मुसलमानों ने बसपा सपा से अपने समुदाय के उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर निर्दलीय आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को वोट दिया। वोटिंग के पैटर्न का एक अन्य पहलू ये है कि मुसलमानों ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक ब्लॉक में यानी एक तरफा मतदान नहीं किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए ये राहत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय को खुद से जोड़ने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम किए हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले का एक और सच सामने आ गया है। आर्यन को पैसे वसूलने के लिए फंसाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने की धमकी दी गई थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में ही ये आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इस मामले में स्वतंत्र गवाह बनाए गए केपी गोसावी ने कथित तौर पर एनसीबी के तत्कालीन जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। ये वही केपी गोसावी है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई थी और इस मामले में एनसीबी अधिकारी फंसते चले गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े, एनसीबी के अधीक्षक बीवी सिंह और आर्यन खान ड्रग्स मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी आशीष रंजन को केपी गोसावी और उनके सहयोगी डिसूजा के साथ आरोपी बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने 2016 के बाद से किसी भी अडानी कंपनी की जांच नहीं की है। उसने कहा है कि ऐसा आरोप लगाने वाला कि एजेंसी 2016 से ही अडानी की कंपनियों की जांच कर रही है तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें, कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सेबी अडानी की कंपनियों के खिलाफ 2016 से ही जांच कर रहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इसी की प्रतिक्रिया में सेबी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को रिजॉइंडर देकर अपनी स्थिति साफ की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले सेबी के आवेदन की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आईपीएल में आज 62वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। इस दौरान हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। उनका कहना है कि पिच में कुछ नमी है और वे इसका फायदा लेना चाहते हैं। बता दें, हार्दिक की टीम ने टूर्नामेंट में 12 में से 8 मैच जीते हैं और 16 अंक के साथ पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर बरकरार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।